स्टूडेंट दोबारा एक नए वीडियो के साथ अपन आरबीएससी का 4 तारीख को होने वाला पेपर है, उसके पहले अपन एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं जिनको आपको विशेष रूप से तैयार करके जाना है। इनके ऊपर देखो चैप्टर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के अंदर आपको क्या देखना है, कूलॉम्स लॉ आना चाहिए आपको, उसके बिना काम नहीं चलेगा। उसका वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे से देख लेना है। इसके अलावा आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को थोड़ा सा आपको क्या है, E इक्वस टू जो फॉर्मूला होता है QE, F इक्वस टू जो QE जो फॉर्मूला होता है उसको देख के जाना है। इसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ये फाई इक्वस टू E डॉट DA वो फॉर्मूला देखते हुए जाना है, फटाफट इसको शॉर्ट में देखना है। इसके बाद में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, तो डाइपोल के अंदर एक एक्सियल है एक इक्वेटोरियल, दो पोजीशन है, इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा देखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार उठ लिया जाता है, बड़ा क्वेश्चन आ जाता है 3 नंबर का, तो यहाँ इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से तैयार करके जाना है। एक्सियल और इक्वेटोरियल दो पोजीशन के ऊपर आपको करना है। इसके बाद में देखो टॉर्क है, टॉर्क का भी 2 नंबर में कई बार उसके साथ छोटा क्वेश्चन दे, तो ये भी थोड़ा सा टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E वाला फॉर्मूला होता है, इजी सा फॉर्मूला, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं। गाउस लॉ और एप्लीकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं। जिन बच्चों को अभी तक फिजिक्स में कुछ नहीं आ रहा तो पहले चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन को अच्छे से तैयार करके चले जाना। गाउस लॉ और उसकी एप्लीकेशन कौन सी है, एक तो वायर वाली है, एक सीट वाली है और एक स्पेरिकल सेल वाली है। तो स्पेरिकल सेल वाली को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि स्पेरिकल सेल को अच्छे से तैयार करके जाना है। अभी स्पेरिकल सेल को अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। उसके ऊपर क्या है, एक पक्का क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पे एक ये जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो गाउस लॉ और उसकी एक एप्लीकेशन है, तो इसको ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाद में अपन बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के अंदर देखना क्या है कि आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसके ऊपर आपको क्या है, डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन आपसे पूछ ली जाएगी, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो इसको दी जा रही है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको अच्छे से फोकस करके जाना है। इसके बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यानी वो सरफेस जिस पे पोटेंशियल सेम होता है, नॉर्मल सी बात है, वर्क डन का मान कितना होता है, 0 होता है। इसको भी आपको ईजिली छोटे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप कर सकता है। पोटेंशियल एनर्जी और कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, ये क्या है, छोटे 1 या 2 नंबर में आपसे पूछे जा सकते हैं। कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, मीडियम की प्रेजेंस में भी और वैक्यूम के अंदर भी। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। सेकंड चैप्टर में आपको करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। फिर यहाँ से एक न्यूमेरिकल उठेगा आपका, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ से क्या उठेगा भाई, न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी सीरीज और पैरेलल दो तरीके से कॉम्बिनेशन करेंगे। तो आपको एक सर्किट डायग्राम दे देगा और उसके अंदर पूछ लेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट, तो आपको इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को ध्यान में रख के जाना है। इसके बाद में देखो अपन बात करें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है उसको भी आपको थोड़ा सा इजीली देख कर जाना है। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है यहाँ से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ और ये पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, ये 3 टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस लेके चल रहा हूँ। इनको मैं थोड़ा इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इनको भी थोड़ा सा बेसिक आपको देख कर जाना है। इन तीनों टॉपिक को विशेष देख कर जाना है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को 4 तारीख को पक्का मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं देखो करंट और इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी मैं अच्छा टॉपिक दे रहा हूँ, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा देना। इसके बीच में रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो उसके जो मोबिलिटी होती है वो छोटे छोटे सारे रिलेशन वहाँ पे जो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी उनके बीच में क्या क्या रिलेशन होते हैं वो एक क्वेश्चन इजीली आ जाता है, तो आपको वो ध्यान में रखकर जाना है। इसके बाद कलर कोड, यहाँ से आपको क्या मिलेगा भाई, कलर रेजिस्टेंस के अंदर आपको एक न्यूमेरिकल मिलेगा।
यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक न्यूमेरिकल का याद करने का तरीका मैं शॉर्ट में अभी बता देता हूँ। बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। तो आपको बीबी यानी बीबी का मतलब ब्लैक से शुरुआत करनी है और पहला जो वर्ड है उसी के अकॉर्डिंग उन सभी कलर्स के नेम है और फिर लास्ट में क्या है, सिल्वर, गोल्ड और कलरलेस, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। 5, 10 और वो % होती है, उसको सब जानते हो, आपने अच्छी तैयारी कर रखी है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो एक बार बुक से इसको रीड कर लेना, यहाँ से एक न्यूमेरिकल उठ सकता है। इसके बाद में सेल को भी मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, इसके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको भी मैं इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में एक सीरीज और पैरेलल, दोनों के अंदर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पक्का, इसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। फिर सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ ने 2 नियम दिए हैं, कौन कौन से, फर्स्ट लॉ जिसको अपन क्या बोलते हैं, जंक्शन लॉ भी बोलते हैं और उसके अंदर करंट लॉ भी बोलते हैं। तो अपन उसने क्या बताया कि किसी भी जंक्शन के ऊपर इनकमिंग करंट इक्वल्स टू आउटगोइंग करंट, यानी सम ऑफ करंट ऑन ए जंक्शन पॉइंट विल बी 0। तो ये फर्स्ट लॉ है, किसको फॉलो करता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को। सेकेंड लॉ में क्या कर रहे हैं अपन, द पोटेंशियल ड्रॉप इन ए कंप्लीट साइकिल पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन कंप्लीट यानी किसी भी कंप्लीट सर्किट के अंदर एक डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उन सभी का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और ये लॉ किसको फॉलो करता है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को। तो ये किरचॉफ्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर वेट स्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में से एक पूछ सकता है, इसके अंदर भी आपको अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ मैं वो किसको दे रहा हूँ भाई, पोटेंशियोमीटर को। तो पोटेंशियोमीटर की भी एक अच्छी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको क्या है, इसके ऊपर इंटरनल रेजिस्टेंस यानी पोटेंशियोमीटर से इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसको भी आपको क्या है, देखकर अच्छे से तैयार करके जाना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस बात को भी ध्यान में रखना है कि पोटेंशियोमीटर एक सबसे अच्छा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा अपन पोटेंशियल और जो करंट है वो सारी एप्लीकेशन अपन क्या है डिटेल से करेंगे, लेकिन आपके बोर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, तो दोनों में से सबसे ज़्यादा मैं वेटेज दे रहा हूँ, वो किसको दे रहा हूँ, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। यानी सेकंड के अंदर है एक कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ है, वो बिल्कुल इजी सा है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको आपको देखकर जाना है। तो अपना चैप्टर 4 की बात करते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके अंदर देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो लॉरेंज फोर्स आपको आना चाहिए, इसको इंपॉर्टेंट लगाओ बहुत ज़्यादा। फिर बायो सावर्थ लॉ तो वेरी इंपॉर्टेंट, जितने वी लिख सकते हो इसके ऊपर वी लिख दो, ये आपको आना ही चाहिए बायो सावर्थ लॉ। और इसकी एक एप्लीकेशन भाई, और वो एप्लीकेशन मैंने मानी है स्ट्रेट वायर वाली, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है उसको आपको बहुत अच्छे से पूरी डेरिवेशन तैयार करके जाना है। यहाँ से आपको पक्का बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि एम्पियर्स लॉ, इसको भी अच्छे से तैयार करके जाना है, यानी इन दोनों में से अल्टरनेट रहता है तो आपको दोनों ही लॉ आपको अच्छे से आने चाहिए। ये इसकी 2 छोटी एप्लीकेशंस हैं, एक तो सोलेनॉइड और एक टोरॉइड। तो इनको बिल्कुल ईजी सी हैं, एक ही तरीके से तैयार होती हैं। सोलेनॉइड क्या होता है, एक होलो पाइप के चारों तरफ अपन वायर लपेट के उसके अंदर क्या है करंट का फ्लो करते हैं, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है इनसाइड ए पाइप। एंड टोरॉइड, उन दोनों सिरों को अपन क्या है राउंड शेप में यानी सर्कुलर फॉर्म में अपन क्या है कन्वर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं तो वो शेप बन जाती है टोरॉइड। तो दोनों वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है। फोर्स ऑफ 2 पैरेलल वायर, 2 पैरेलल वायरों के अंदर की वजह से उनमें करंट कैरी वायर हैं, उनके अंदर जो फोर्स लग रहा है उसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। तो ये अपना 4th चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो वेटेज हो रहा है वो बायो सावर्थ लॉ और इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से आपको आना चाहिए। और एम्पियर्स लॉ पूछ रहा है तो सोलेनॉइड और टोरॉइड आपको अच्छे से आना चाहिए। इसके बाद ये पैरेलल वाला भी थोड़ा सा हल्का सा टॉपिक है, इसको भी आपको देखकर जाना है। इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन की। तो मैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपको फ्लक्स आना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन जैसे ई डॉट डी होती है वैसे बी डॉट डी है, उसकी यूनिट टेस्ला होती है, डायमेंशन वगैरह देख कर जाना। और फेराडे एंड लेंज लॉ, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का उठता है, फेराडे एंड लेंज लॉ दोनों नियम आने चाहिए। लेंज लॉ क्या कहता है, कोई भी चीज़ आ रही है वो उसका अपोज कर रहा है, यानी नॉर्थ के पास आ रहा है तो अपोज कर रहा है, नॉर्थ
साउथ इससे दूर जा रहा है तो भी अपोज करता है, तो लेंज लॉ अपोज करता है, तो उसने माइनस साइन लगाया था इसके ऊपर। फिर ईडी करंट और इसकी एप्लीकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है, ईडी करंट और उसकी एप्लीकेशन। फिर इंडक्टेंस, सेल्फ और म्यूचुअल, इनमें से एक आपसे पूछा जा सकता है, ये दोनों अल्टरनेट हैं, इन दोनों में से भी आपसे एक पूछा जा सकता है, इन दोनों को तैयार करके जाना है। तो ये मैंने 4-5 टॉपिक आपके सामने लिखे, यहाँ से आपको पूरा पेपर देखने को मिल जाएगा। फिर एसी की बात करें तो एसी के अंदर आपको छोटे क्वेश्चन कहाँ पे मिलेंगे, एक आरएमएस वैल्यू आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। फिर आपको शॉर्ट में आरएलसी तीनों सर्किट आने चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, एलसीआर सर्किट। कौन सा सर्किट है भैया, एलसीआर सर्किट। तो एलसीआर सर्किट के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेजोनेंस की कंडीशन के अंदर क्या होता है कि एल और सी की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है, तो उस टाइम पे कंप्लीट सर्किट आर सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है ना, तो उसको अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। फिर इसके अलावा थोड़ा सा पावर फैक्टर देखना है, और ट्रांसफार्मर को आपको ईजिली देख कर जाना है, ट्रांसफार्मर कैसे वर्क कर रहा है, स्टेप अप और स्टेप डाउन दो तरह का होता है। तो स्टेप अप के अंदर क्या होता है, स्टेप अप में आपको पढ़ा है क्या होता है कि वो वोल्टेज को क्या है बढ़ा देता है, और स्टेप डाउन क्या है वो वोल्टेज को कम कर देता है। फिर इसके साथ में आपके इसके यूजेज और एनर्जी लॉस जो ट्रांसफार्मर के हैं उनको भी देखकर जाना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स के अंदर देखो अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। इसके अंदर क्या है, बिल्कुल जो इवेंट होता है यानी डेंसर से रेयर के अंदर आ रही है रे, तो उस टाइम पे जो क्रिटिकल वाली कंडीशन होती है उससे बड़ा एंगल होता है, वापस रे क्या हो जाती है, कम बैक हो जाती है। इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं, TIR। इसके अलावा रिफ्रैक्शन है ऑफ ए लाइट एट ए स्पेरिकल सरफेस, तो ये स्पेरिकल सरफेस वाला भी एक अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन क्या है पूछा जा सकता है। तो आप इजीली इसको भी अच्छे से देख कर जाओगे, अल्फा बीटा गामा लगाकर ट्रायंगल लगाकर इजीली इसको बता देना। फिर इसके अंदर पावर ऑफ लेंस, यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है आपको, तो आपको यही भी ध्यान में रखना है, न्यूमेरिकल के लिए क्या है इंपॉर्टेंट है पावर ऑफ लेंस, इसका कॉम्बिनेशन वगैरह के ऊपर एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डाल सकता है। इसके बाद में अपन देखें प्रिज्म, प्रिज्म के ऊपर भी एक क्वेश्चन क्या है, लगभग इनमें से एक पूछ लिया जाता है, TIR और प्रिज्म में से लगभग एक तालमेल करके सेट के अपन एक क्वेश्चन यहाँ पे भी देख लेते हैं, दोनों ही ईजी टॉपिक है। इसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इन दोनों में से आपका बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, और उसके अंदर से सबसे ज़्यादा मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या कर रहा हूँ, रेफ़र कर रहा हूँ। तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अच्छे से प्रॉपर डायग्राम, उसकी मैग्नीफाइंग पावर और वो सारे के सारे अच्छे से तैयार करके कॉपी में लिख कर आने हैं 4 तारीख को। इसके बाद में ड्यूल नेचर की बात करते हैं, तो उसके अंदर आपको देखना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये भी एक अच्छा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके ग्राफ जो हैं तीनों के इफेक्ट, इंटेंसिटी वाला, फ्रीक्वेंसी वाला, और आपकी इंटेंसिटी के साथ जो वैल्यू कैसे चेंज हो रही है करंट की, वो सारी आप यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ जो ग्राफ आ रहे थे वो सारे ग्राफ अच्छे से तैयार करके लिख कर आने हैं। इसके बाद आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, तो ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो आपको छोटी सी इक्वेशन पूछी जाएगी, 2 या 3 नंबर में से पूछ सकता है, तो उसको भी तैयार करके जाना है। फिर यहाँ से डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा, और वो न्यूमेरिकल जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के लिए बताया, लैम्डा ई की वैल्यू होती है 12.27 अपॉन √V, एंगस्ट्रम के अंदर ये वैल्यू आपको देखने को मिलती है। तो आपको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि एंगस्ट्रम यहाँ पे V की वैल्यू आपको देगा और आपसे पूछेगा कि इसका लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको सीधा ये ध्यान में रखना है इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं कि डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, तो उसके अंदर जो निकल क्रिस्टल लिया जाता है उसके ऊपर जो अपन जो इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट करवाते हैं, तो उसके अंदर जो अपन देखते हैं कि 54 वोल्ट और 50 एंगल के ऊपर वो क्या है, जो इंटेंसिटी आती है वो क्या आती है, मैक्सिमम आती है, और लेम्डा का मान 1.65 और एक में 1.67 के लगभग वैल्यू आती है, जो लगभग क्या है बराबर सी होती है। एक बार इसको भी आपको थोड़ा सा देख के जाना है। इसके बाद में अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, इसके ऊपर लगभग एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूमेरिकल के रूप में। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके अंदर क्या देख कर जाना है आपको, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, आपको ग्राफ देखना है और उसके कुछ पॉइंट वाइज आपको इसके ऊपर मेंशन करके जाना है कि पॉइंट में स्टार्टिंग वालों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहती है, बीच वालों की ज़्यादा रहती है, फिर वापस डिक्रीज होने लगती है। जो सबसे ज़्यादा होती है वो Fe की होती है, और वो कितनी होती है भाई, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Fe किसको शो कर रहा है, सबसे ज़्यादा स्टेबल, यानी जिस न्यूक्लियाई की सबसे
सबसे ज़्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। वो ग्राफ से रिलेटेड आपको पॉइंट वाइज इसके अंदर क्या है लिख के आना है। इसके बाद में अपन न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स के अंदर क्या होता है कि ये एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, पर जो फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर हैं चार, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो न्यूक्लियर फोर्स है। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता और बट इसकी जो रेंज है वो सबसे कम होती है, वो 10⁻⁻15 होती है। तो आप न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर भी एक थोड़ा सा देख कर जाओगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसके बाद लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ये भी एक अच्छा टॉपिक है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे पूछने को आ जाता है, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। तो आपको यहाँ पे भी आपको तैयार होके जाना है। इसके अंदर आपको क्या करके जाना है कि डिके लॉ, हाफ लाइफ और मेन लाइफ, उनके बीच में एक रिलेशन, छोटा सा डेरिवेशन आपको तैयार करके जाना है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो चैप्टर में है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की है और आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर ये क्या है, बेस है, यानी हैवी है, हैवी न्यूक्लियाई है, वो दो लाइट में टूटकर क्या है एनर्जी इमिट करते हैं। उस एनर्जी को अपन क्या है वाटर के ऊपर स्टीम में कन्वर्ट करके टरबाइन के ऊपर डालते हैं। टरबाइन घूमना शुरू करता है, टरबाइन घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट हो रही है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस देना है। इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वो न्यूक्लियर रिएक्टर की है। तो अपन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको अपन मान सकते हैं। फिर अपन लास्ट जो चैप्टर बचा है वो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे पहले अपन को क्या है पीएन जंक्शन डायोड, यहाँ से आपको क्या है तैयार करना है। पीएन जंक्शन डायोड किस तरह से वर्क करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स के अंदर अपन देख रहे हैं कि फॉरवर्ड में क्या करेगा करंट का फ्लो करता है, रिवर्स बायस में वो करंट का फ्लो नहीं करता। फॉरवर्ड में पी से जुड़ता है और रिवर्स में पी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ती है। तो इसके बाद में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो फुल वेव रेक्टिफायर की है। यहाँ पे फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फुल वेव और हाफ वेव दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं। रेक्टिफायर क्या होते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके अंदर दो डायोड लगाए जाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है डबल हो जाती है, जो इनपुट कर रहे हैं उससे डबल हो जाएगी। और फुल वेव रेक्टिफायर को अच्छे से तैयार करके जाना है। इसमें आपको क्या करना है प्रॉपर डायग्राम, उसके थ्योरी और प्रॉपर ग्राफ आपको बताने हैं। इफ़िशियंसी होती है वो कितनी होती है 81.2 होती है। इसके अलावा छोटा क्वेश्चन यहाँ से फोटो डायोड और जेनर डायोड का भी पूछ सकता है। तो जेनर डायोड क्या होते हैं आपको ध्यान में रखना है, जो इनरेगुलेट वोल्टेज होती है जो अप डाउन होती रहती है उसको रेगुलेट करता है जेनर डायोड। और फोटो डायोड के भी एक छोटा सा शॉर्ट नोट आपको तैयार करके जाना है। इसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिक गेट से भी आपके पूछ सकता है। तो लॉजिक गेट के अंदर भी आपको ये चीज़ देख कर जानी है। लॉजिक गेट तीन टाइप के होते हैं, और नोट और एंड। तो और नोट एंड गेट के अंदर आपको तैयार करके जाना है। और इन्हीं से क्या है नोर और नैंड गेट मिलकर बने होते हैं। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो अपन ने बनाया है 4 तारीख के लिए। उम्मीद है कि सभी के लिए ये बेनिफिशियल होगा, आरबीसी वाले बच्चों के लिए विशेषकर, और सभी को 4 तारीख के लिए बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। इसके लिए आपको क्या है पेपर में कुछ नहीं आ रहा है तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी बात आपको याद है वो लिख कर आनी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि लिखोगे तो कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है नंबर देने की। तो एग्जामिनर क्या है आपको नंबर दे देगा। यदि कुछ भी नहीं लिख कर आ रहे हो तो वो बहुत गलत बात है। तो उस टाइम पे आपका माइनस पॉइंट जाता है, तो उस टाइम पे आपको कोई नंबर वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं 4 तारीख के लिए सभी स्टूडेंट के लिए। धन्यवाद।